सरोकार 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 सरोकार। जो रंगत गुलाबी लिए हैं आज उस शहर की बात करते हैं। वो जो सूत सूत नपा तुला है उसी दर ओ दीवार की बात करते हैं। चलिए आप हम मिलकर जयपुर शहर की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। गुलाबी नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध जयपुर शहर की सैर आज हम आपको कराने जा रहे हैं। तो चलिए एक शानदार सैर का आगाज करते हैं। जयपुर शहर की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर दीवारें एक रंग लिए हुए हैं, लेकिन चूनर सतरंगी है और मूछें कितने ही बल लिए हुए हैं। ये रंग, ये ढंग, ये शान, ये अभिमान, यही वो सारी चीजें हैं जो जयपुर को पूरी दुनिया में अलग बनाती है। दुनिया भर के सैलानी जयपुर शहर के हेरिटेज और यहाँ की कला को देखने के लिए, उसे करीब से रूबरू करने के लिए आते हैं, रूबरू होने के लिए आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है जयपुर शहर, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गोल्डन ट्रायंगल में जयपुर के अलावा दिल्ली और आगरा, 2 शहर इसमें और शामिल है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के MI रोड स्थित जेम पैलेस में। अपने प्रतिष्ठानों का नाम जेम पैलेस, जेम सिनेमा रखते समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनके अपने परिवार ने एक जेम यानी कि बेशकीमती नगीना पा लिया है। मैं बात कर रही हूँ जयपुर के संभ्रांत कासलीवाल परिवार में जन्मे श्री सुधीर कासलीवाल जी की। यंग एनर्जेटिक सुधीर कासलीवाल जयपुर के ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े दिग्गज व्यवसायियों में से एक हैं। उनकी ख्याति देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय जगत में फैली हुई है। विदेशों में आयोजित अनेक प्रदर्शनियां इस बात की साक्षी हैं। उनके द्वारा बनाए हुए आभूषणों को क्वालिटी के साथ साथ एक एस्थेटिक सेंस भी देखने को मिलती है, जो उन्हें सबसे अलग पहचान देती है। उनके हुनर, उनकी नई सोच और समय की मांग के अनुसार आधुनिक रुचि का ध्यान में रखकर बनाए उनके आभूषण सबको आकर्षित करते हैं। सुधीर कासलीवाल की एक और बड़ी खूबी है, वे बेमिसाल फोटोग्राफर हैं। उनके ब्लैक व्हाइट तथा रंगीन चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी हैं और देश विदेश में बहुत प्रशंसा बटोर चुकी हैं। उनके चित्र बहुत जीवंत और वास्तविक लगते हैं। यह सुधीर की कैमरे पर तगड़ी पकड़ का कमाल है। विलक्षण प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुधीर कासलीवाल के पास एक विलक्षण खजाना भी है और वो है विंटेज कार्स का। बड़े बड़े राजा रजवाड़ों से खरीदी हुई बेशकीमती कारें, समय समय पर आयोजित कार रैलियों में सुधीर ने अनेक पुरस्कार जीते हैं। इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद उनमें अहंकार नाम को भी नहीं। बहुत मिलनसार, हंसमुख और सज्जन पुरुष है। इसीलिए सुधीर कासलीवाल के लिए कहा जा सकता है कि ही इज जेम ऑफ ए पर्सन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधीर कासलीवाल जी हमारे शो पर, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ आप हमें दिखाने वाले हैं, हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं, उसकी अब यात्रा शुरू करते हैं। हमारे 6 जनरेशन पहले मुगलों के ज़माने में से जवाहरात का व्यवसाय हमारे फोरफादर्स करते आए हैं और जहां हम अभी बैठे हैं ये दुकान हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1852 में शुरू करी थी जेम पैलेस के नाम से। और उस जमाने में जो मेजर बायर्स थे वो या तो राजा महाराजा थे या नोबल फैमिलीज उस जमाने की थी, वही हमारे ज़्यादातर ग्राहक हुआ करते थे। और जयपुर का तो इतिहास है जवाहरात उद्योग का। आमेर से शुरू हुई ये कहानी रत्न व्यवसायी की जयपुर में। महाराजा मान सिंह जी अकबर के ज़माने में लाहौर से क्राफ्ट्समैन मीनाकारी के
जयपुर लेके आए, उनको यहाँ बसाया। और जो मीनाकारी है जयपुर की, ये ओरिजिनली मुगलों के ज़माने में पर्शिया से आई और जयपुर में शुरुआत हुई मीनाकारी की, जो आज तक होती आ रही है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग में, स्पेशली इन एमरल्ड्स, जयपुर इज नोन वर्ल्ड ओवर एज द एमरल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और जयपुर में आज भी पूरी दुनिया में से बायर्स आते हैं, लोग आते हैं पन्ना खरीदने, जबकि पन्ने की खाने यहाँ नहीं है। लेकिन जयपुर के क्राफ्ट्समैन की जो स्किल है कटिंग और पॉलिशिंग ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, उसकी वजह से जयपुर में बहुत अच्छे नगीने तराशे जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा, वो जब भी जयपुर आते थे, ऐसा हो नहीं सकता था कि वो जेम पैलेस नहीं आए। और आखिरी दफ़ा वो आए हैं 1967 में, और उनको जयपुर के मीनाकारी का बड़ा शौक था। और ये खिलौने या चेस सेट्स बनते थे, हाथी घोड़े बनते थे, एनामल्ड बॉक्सेस बनते थे, उनका कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। और सन 67 में मैं पहली और आखिरी दफ़ा उनसे मिला खुद, लॉर्ड माउंटबेटन से। तो इस तरह बाहर के, विदेश के, जैकलीन कैनेडी आई, उन्होंने हमारे यहाँ से मीने की ज्वेलरी खरीदी। वो तो बाद में जब उनकी ज्वेलरी ऑक्शन हुई तो उसमें मेंशन भी किया गया कि ये जेम पैलेस से खरीदा हुआ कड़ा है। और हिंदुस्तान में भी फिल्मों में, जैसे जुबैदा की जब शूटिंग हो रही थी, तो सारी ऑथेंटिक रियल ज्वेलरी श्याम बेनेगल जी चाहते थे कि उनकी पिक्चर में हो, तो उसमें भी फॉर दैट पिक्चर जुबैदा। और इसी प्रकार जब मीरा नायर कामसूत्रा की शूटिंग कर रही थी, तो उनको उस पीरियड की ज्वेलरी बनवानी थी, तो उसके लिए उन्होंने हमारे यहाँ का पुराने 17वीं 16वीं शताब्दी की मिनिएचर पेंटिंग जो मेरे दादाजी के ज़माने से पड़ी है, उनको स्टडी करके उसमें से ज्वेलरी पसंद करके, और उन्होंने वो ज्वेलरी बनवा के और शूटिंग में काम ली थी। देखिए, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आ रहे थे, सन 2000 की बात है, मार्च 2000, तो जब जयपुर आ रहे थे तो टूरिज्म मिनिस्टर जो थी यहाँ, मिसेस बीना काक, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम प्रेसिडेंट क्लिंटन के लिए कोई स्पेशल ब्रोशर तैयार करना चाहते हैं। तो आई वॉज द ओनली फोटोग्राफर, एमेचर फोटोग्राफर, who had this opportunity to be with Bill Clinton during his tour of the Amer Fort। फिर वो तस्वीरें जो मैंने खींची थी, उसका मैंने एक एल्बम बना के और बिल क्लिंटन साहब को भेजा। और एक मेरी उनके साथ जो तस्वीर उस समय खींची गई थी वो भेजी। मैंने कहा आप इसको साइन करके भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजिए। तो उन्होंने बड़ा बढ़िया एक मुझे चिट्ठी का जवाब दिया। ये सन 90 के आसपास की बात है। मैं हमारे पिताजी की गाड़ी ठीक कराने एक मैकेनिक के यहाँ गया, तो वहाँ एक खुली हुई टूटी सी छोटी एक ऑस्टिन, बेबी ऑस्टिन गाड़ी थी। तो मैंने कहा बेवकूफ़, इसका क्या करेगा तू ऐसी पुरानी गाड़ी का? बोले साहब ये तैयार हो जाए जब आप देखना क्या मज़ा आता है, और आप ऐसी गाड़ी एक लेके रखो अपने शोरूम में, उसके आंगन में, जहाँ आप देखना कितने लोग, अंग्रेज़ लोग, बाहर के लोग उसको देखने, गाड़ी ही देखने आएंगे, आपकी ज्वेलरी भूल जाएंगे। तो उस समय जब वो उसने तैयार कर दी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस गाड़ी से। तो मैंने जो मिलता मैं कहता भैया कोई, और इतना ही ज्ञान था मुझे कि भाई पुरानी गाड़ी अगर है तो वो स्पोक्स व्हील वाली, ये ताड़ियों के जो पहिए होते हैं वो हुआ करते थे पुरानी गाड़ियों में। तो उतना ही ज्ञान था मुझे कि भाई विंटेज गाड़ी जब ही होगी जब उसमें ताड़ी वाले पहिए होंगे, जैसे मोटरसाइकिल में होते हैं। तो एक बार हमारे रिश्तेदार आए, बोले आप तुम इतने दिन से कह रहे हो आओ, तुमको एक मेरे दोस्त का गैराज खाली करवाना है उसको, तो एक उसकी गाड़ी है वो तुम्हें दिखाते हैं। तो मैंने कहा देखिए अगर उसके स्पोक्स व्हील हुए तो ही हम खरीदेंगे। तो हम गए देखने। फॉर्चुनेटली स्पोक्स व्हील की गाड़ी थी वो, सन 1933 की। तो वो गाड़ी हमने ली, और उसके कुछ समय बाद जयपुर में टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक विंटेज कार रैली का आयोजन किया।
जिसमें बाहर की भी गाड़ियां आई और उस समय उसमें मुश्किल से जयपुर की 10 गाड़ियां थी उस विंटेज कार रैली में। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें मुझे इनाम मिले, तो वो एक तरह का इंस्पिरेशन था, एक शौक लगा मुझे, बड़ी खुशी हुई कि ऐसी गाड़ी तैयार हो गई कि सब लोगों ने सराही। बस तब से ही ये जुनून सवार हुआ। उसके बाद एक के बाद एक करते करते मैंने 12-15 गाड़ियाँ खरीदी और स्टोर करी। और राजमाता गायत्री देवी साहब की तो विशेष मेहरबानी थी और काफ़ी प्रेम वो मुझसे रखती थी, काफ़ी अफेक्शन, उनका लव और अफेक्शन मुझे मिला। और जयपुर को वो अपना, जैसे हम अपना घर अपना समझते हैं, उनके लिए पूरा जयपुर अपना था। और बड़ी चिंतित भी रहती थी जब जयपुर की हालत खराब होते देखी। जब यहाँ आती थी इसी बारे में बात होती थी कि ये गंदे होर्डिंग्स क्यों लग रहे हैं, पुराना परकोटा को डिफेस क्यों किया जा रहा है। और दिलचस्प बात उन्होंने मुझे बताई थी कि सन 50-51 की बात होगी, जयपुर के परकोटा को तोड़ा जा रहा था सड़कें चौड़ी करने की। उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हमारी धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। उस समय यहाँ सरकार जो भी थी, PWD थी, उन लोगों ने सुनी नहीं उनकी। तो और ये शायद उन्होंने अपनी किताब में भी मेंशन करा है, प्रिंसेस रिमेंबर्स, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिख के और वो बचवाया, जो आज मौजूद है हमारा परकोटा। और परकोटा के जो दरवाजे, जयपुर के मशहूर दरवाजे, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, ये दरवाजे, ये सब राजमाता की वजह से बच गए, नहीं तो ये नष्ट कर दिए गए होते अब तक। तो उनको जयपुर की धरोहर और उस पर बड़ा नाज था। ये जेम सिनेमा हमारे पिताजी ने सन 60 में उन्होंने ज़मीन खरीदी यहाँ MI रोड पे ही, एंड ऑफ MI रोड, सांगानेरी गेट के बाहर। और जयपुर में सिर्फ 5 ही सिनेमा हॉल थे। तो उन्होंने सिनेमा बनाने की सोची और उस ज़माने में उन्होंने सन 64, 4 साल लगे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में। जब ये सिनेमा हॉल बनाया तो ये एक अपना किस्म का अलग ही, राजस्थान में तो खैर ऐसा कोई था ही नहीं, बल्कि इंडिया में गिने चुने ऐसे सिनेमा हॉल थे जो, और इंडिया का ये दूसरे नंबर का 70 mm थिएटर बना, 70 mm बड़ी फिल्म वाले प्रोजेक्शन का, और 1245 सीटों का हॉल उन्होंने ये बनाया। बाद में तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहली चॉइस जेम सिनेमा रहती थी, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी पब्लिक की। इसका लाइट और साउंड सिस्टम, इसका सीटिंग अरेंजमेंट उस जमाने में माना गया था कि कितने खूबसूरती से इस हॉल का निर्माण किया है। जेम सिनेमा में जो पिक्चर हिंदुस्तान में कई शहरों में पिट जाती थी, यानी कलेक्शन नहीं आते थे, वो सिनेमा हॉल की वजह से जेम सिनेमा में लॉन्ग रन मिलता था। एक ऐसी ही पिक्चर मुझे ध्यान है, जहान आरा, वो सारे हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी, लेकिन मैक्सिमम कलेक्शन ऐसा मुझे याद पड़ता है कि जयपुर के जेम सिनेमा में ही हुए। और प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर बड़े खुश हुए थे कि ये पिक्चर जयपुर में चल पड़ी। और अनेकों पिक्चरें जेम सिनेमा ने 100 दिन करे या सिल्वर जुबली करी। कुछ पिक्चरें मुझे याद हैं, पाकिज़ा, आरजू, मुकद्दर का सिकंदर। और पहली पिक्चर जो रिलीज हुई सन 64 में, वो धर्मेंद्र और माला सिन्हा की शायद पिक्चर थी, पूजा के फूल, प्रोड्यूस्ड बाय AVM प्रोडक्शंस। AVM प्रोडक्शंस भी साउथ का बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे और बड़ी पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। वो पिक्चर भी बहुत अच्छी चली यहाँ पे, वो ओपनिंग उसी पिक्चर से हुई थी। उसके बाद तो पिक्चरों का तांता लगा ही रहा, जब तक सिनेमा हॉल सन 2005 में जब मल्टी स्क्रीन आ गए तो इतना वो लाभदायक नहीं रहा बिजनेस, तो वो बंद करना पड़ गया था। लेकिन बिल्डिंग को मैंने कायम रखा। सरोकार 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 सरोकार। और निश्चित रूप से इसमें सरोकार राजस्थान जैसा इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति
जिसकी एक बहुत रिच परंपरा है, गहरी परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत की, कला की विरासत की, उन सारी चीज़ों को आप जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं, उन सारी चीज़ों को उजागर करेंगे। सरोकार राजस्थान प्रोग्राम को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूं कि सरोकार राजस्थान को नई ऊंचाइयां व आयाम दे। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं, जो राजस्थान में चैनल के माध्यम से एक अच्छा संदेश पूरे राजस्थान की जनता को देंगे। और चौथा आपका ये जयपुर है, जिसको हम ढूंढार संस्कृति बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि साधना जी की एक पुरानी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में एक गीत था, ये लाइन वहीं से ली गई है, जबाने यार मंत्र की नमी दानम। सर, अपनी सहकारी सेवा समिति 2004 महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है। शुरुआत में 20 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ जुड़ करके काम स्टार्ट किया हमने। तो 20 स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं थी, 20 मेंबरों ने मिलकर के इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ 2000 रुपए से कार्य का प्रारंभ किया। सरोकार राजस्थान को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाओं को लेकर के आ रहे हैं और उन सबको उनके साथ रूबरू होकर के मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात कह सकें। सरोकार राजस्थान कार्यक्रम जो आप राजस्थान की कला संस्कृति से रेखांकित करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं, मैं कमल विजयवर्गीय जयपुर म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट की ओर से शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबको बधाई देना चाहूँगा। एक जुनून था मेरे दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था और डेयरी डिपार्टमेंट में सर्विस रही मेरी, लेकिन लोगों की जब नीड देखी, लोगों की जो परेशानियां देखी, उसके हिसाब से मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ये मानव जीवन है तो ये लोगों के लिए ही है, लोगों के विकास के लिए ही है। आप इसी तरीके से बढ़ते रहिए, शानदार प्रोग्राम करते रहिए और जयपुर शहर में 40 की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का आपको हमारी तरफ से मदद हो सके या हम आपके साथ जुड़ के कोई कार्यक्रम कर सकें तो हम लोग बहुत बहुत आभार हैं। थैंक यू सो मच। सरोकार टीवी शो के शुभारंभ अवसर पर मैं प्रतिभा नैथानी देहरादून से अपनी पूरी टीम के साथ हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं। मुझे विश्वास है कि अपनी तरह का ये अनूठा टीवी शो देश की कला, संस्कृति और इतिहास के साथ ही समसामयिक गतिविधियों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाएगा। सरोकार टीवी शो के शुभारंभ के अवसर पर अपनी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अनूठा टीवी शो भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के साथ साथ समसामयिक विषयों को भी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाएगा। सरोकार 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 सरोकार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दौसा जिले के लोटवाड़ा गांव में और ये जो जगह है लोटवाड़ा हेरिटेज फोर्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे ठाकुर गिरिराज सिंह लोटवाड़ा से इस हेरिटेज प्रॉपर्टी के बारे में। सो गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मानपुर से यहाँ तक आने का जो एक इतिहास, एक कहानी है मानपुर से लोटवाड़ा आने की, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, लोटवाड़ा जो है वो बेसिकली जयपुर रियासत, जिसको हम आमेर रियासत बोलेंगे, पूर्वकालीन आमेर रियासत हुआ करती थी और आमेर रियासत के एक ईस्टर्न शोर का ये गांव हुआ करता था लोटवाड़ा। और ये ताजिमी जागीरदारों की जागीर थी उस वक्त में, तत्कालीन समय में। और बाद में जब ये जयपुर बन गया, आमेर से जयपुर शिफ्ट हो गया सवाई जय सिंह के टाइम जी, तो लोटवाड़ा रहा ताजिमी सरदारों का एक ठिकाना रहा।
और इसमें जो है वो जो हमारे यहाँ पूर्वी क्षेत्र से जितने भी अटैक्स होते थे उन अटैक्स को डिफेंड करने के लिए ईस्टर्न क्षेत्र के लगभग 7 ताजिमी जागीरदार थे। तो हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है और जो गिरिराज सिंह जी के सर पे साफा हम देख रहे हैं, केसरिया साफा, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। साफे राजस्थान में आपने और भी बहुत कई तरह के देखे हैं, तो गिरिराज सिंह जी आप हमें बताइए कि किस किस तरह के साफे और होते हैं। देखिए, जिस तरह झंडा हमारा जो है वो किसी भी रियासत का, किसी भी सियासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है, ठीक उसी प्रकार साफा जो है वो भी आपके सम्मान का एक चिन्ह है। रियासतकालीन समय से साफा जो है वो हमारा एक सम्मान का प्रतीक रहा है। ये जो मेरा साफा है ये केसरिया रंग का साफा है। केसरिया जो रंग है वो वीरता का प्रतीक है, और ये जो गोल साफा है ये अधिकांश इसको वॉर साफा का हम कहेंगे। युद्ध के क्षेत्र में जब हम जाते थे तो उस वक्त ये गोल साफा, इसके ऊपर हेलमेट लग सकता है, साफा ये गिरता नहीं है आसानी से, तो इसको ये हमारा प्रोटेक्टिव हेलमेट भी है। क्योंकि आप देखें पुराने जमाने में जो युद्ध होते थे वो तलवार से युद्ध हुआ करते थे, और तलवार की ये एक वो होती है कि इस पे अगर सिर पे आप तलवार पे वार करोगे, साफा लगा हुआ है तो आपके सिर पे तलवार का घाव नहीं होगा, साफा उसको बेयर कर लेता है, साफा कटता नहीं है आसानी से। गिरिराज सिंह जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किले का निर्माण, हम लोटवाड़ा किले में इस वक्त मौजूद है जो होटल बन चुका है, इस किले के बारे में बताइए, क्यों किला बनाया जाता था और इस किले का क्या इतिहास है? ये पुराने जमाने में जो गढ़ और किले बनते थे, जागीरदार की जो रिहाइश होती थी, लोटवाड़ा का इतिहास मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ एक पुराना गढ़ है जिसको हम धूलकोट बोलते हैं। धूलकोट का अर्थ होता था कि उसके चारों तरफ जो सिक्योरिटी की बाउंड्री होती थी वो मिट्टी की हुआ करती थी। तो लगभग 1730 के आसपास जो धूलकोट था वहां पर कच्चे मकान होते थे, सिर्फ एक आयुध भवन था जिसके अंदर बारूद वगैरह रखा जाता था, वो पक्का था, बाकी शेष मकान रहने के कच्चे थे। तो तत्कालीन समय में वो कच्चे मकानों की छान थी, उसमें आग लग गई। जब आग लग गई तो महाराज गंगा सिंह जी, ठाकुर साहब गंगा सिंह जी यहाँ पर थे, ठाकुर साहब गंगा सिंह जी ने वहां से शिफ्ट करके और इस जगह जो वर्तमान हमारा लोटवाड़ा का गढ़ है यहाँ की नींव रखी। लेकिन ये इस नींव रखने से पहले लोटवाड़ा में पहले मंदिर का निर्माण हुआ, जो यहाँ राधा गोविंद जी का मंदिर है और काफी विशाल मंदिर है। पहले मंदिर बनवाया और उसके बाद इसका साइमल्टेनियसली निर्माण चलता रहा। ये भी कई फेज में इसका निर्माण पूरा हुआ। हेरिटेज लोटवाड़ा फोर्ट, गढ़ की कहानी तो आपने सुन ली, गढ़ से अब ये होटल बन चुका है, तो होटल क्यों बनाया गया इस बारे में और विस्तार से जानते हैं हम ठाकुर गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी से। ठीक, हमने ये महसूस किया मैंने कि पिछले 30 साल में गांवों से पलायन होकर के लोग शहरों में चले गए। उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य मैंने देखा कि गाँव में जब तक रोजगार नहीं होगा लोग शहरों में भागेंगे, तो हमने कहा इसका हम रोजगार की व्यवस्था हम करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक होटल में परिवर्तित किया। और आज इसको हेरिटेज लोटवाड़ा फोर्ट आज पूरे वर्ल्ड की वेबसाइट पे है। हमारे यहाँ बाहर से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, और जो सीनियर सिटीजन हमारे दिल्ली में हैं वो लोग, काफी लोग यहाँ पर जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जजेस हैं, एक्स आर्मी जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, वो लोग काफी यहाँ टाइम टू टाइम, सर्दियों में ज्यादा विजिट होती है हमारे यहाँ विजिटर्स की, और सर्दियों में हम उनको पैकेज भी पूरा देते हैं यहाँ पर, आप कितने दिन का स्टे लेना चाहते हैं उस हिसाब से उनका पूरा पैकेज बना देते हैं। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है डेस्टिनेशन मैरिजेस का, तो डेस्टिनेशन मैरिज भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी लिमिटेशन ये है कि हमारे पास रूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 12 हमारे पास जो है वो लग्जूरियस रूम्स हैं, जिसके जो पूरी तरह से हेरिटेज रूम्स हैं। हमने उस हेरिटेज को बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं किया, उसको मॉडर्नाइजेशन में कहीं डिस्टॉर्ट नहीं किया, लेकिन मॉडर्न फैसिलिटीज हमने उसमें पूरी प्रोवाइड की है। तो हेरिटेज कल्चर को रेस्टोर करते हुए हमने ये चीज प्रोवाइड की है। हमारे यहाँ एक जो पुराना किला था उसको भी हमने जो है वो मैरिज होम में कन्वर्ट किया है। तो हम ऐसा कर लेते हैं भाई रेजिडेंट यहाँ रह जाते हैं और फिर वो फेरे वगैरह और वो जो कार्यक्रम होते हैं उनको वो पुराने किले में, पुराने गढ़ में कर लेते हैं। लेकिन लोटवाड़ा की जो जागीर थी उसके अंदर हमारी कचहरी जो है वो मानपुर हुआ करती थी, और जितनी भी जो मानपुर में कचहरी में जितनी भी न्यायिक क्रियाकल्प होते थे वो मानपुर में ही संपादित किए जाते थे। राजपूत सभा
जो है ये पहले जागीर काल में सरदार सभा कहलाती थी। सरदार सभा में जो जागीरदार होते थे, जिनके पास जागीरें थी, जो जयपुर रियासत के अधीन जो जागीरें थी, वो उसके मेंबर्स हुआ करते थे। और तत्कालीन सरदार सभा ने ही जो है इस भवन को खरीदा गया था। और फिर ये सरदार सभा का जो मर्जर 1939 में राजपूत सभा में हो गया, क्योंकि तब रियासतें लगभग डिसोल्यूशन की तरफ चल रही थी 1939 में। तो राजपूत सभा की मंजूरी आ चुकी थी और राजपूत सभा का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। तो फिर ये राजपूत सभा बनी और राजपूत सभा में इसके मेंबर्स जो हैं वो प्रत्येक राजपूत, कोई भी जो राजपूत के घर में जन्म लेता है वो स्वतः ही इसका मेंबर होता है एक तरह से देखा जाए तो। और जो भी कुछ योगदान या जो सभा के जो यहाँ प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, और चुनाव बाकायदा सीक्रेट बैलेट से होते हैं। और हमारे यहाँ 21 पदाधिकारी हैं इसकी कार्यकारिणी समिति में। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक महामंत्री होता है, एक सहमंत्री होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक संगठन मंत्री होता है। ये पदाधिकारी हैं और 15 इसके कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। ये सब चुने हुए मेंबर्स हैं। बहुत से खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोर, कोयल की आवाज हमें सुबह से सुनाई दे रही है। बहुत सारे खूबसूरत तोते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और चारों तरफ काफी हरियाली है। बातों ही बातों में मालूम चला कि यहाँ पर बहुत से मोर है। पिकॉक गार्डन का रूप यहाँ पर अक्सर नजर आता है। तो पर्यावरण को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर संजो कर रख रखा है। फार्मिंग का काम भी यहाँ पर होता है इस हेरिटेज होटल के चारों तरफ। तो वो किस तरह से आपने संजो के रखा है? देखिए, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि गांव है जी, ये लोटवाड़ा एक गांव है और गांव का बाहर से गेस्ट किस लिए आएगा है, तो हमने इसको एक एग्रो टूरिज्म में डेवलप किया। ठीक है, जो एक नेचुरल रिसोर्स ऑफ फूड हो बेसिकली, बिकॉज फूड इज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ हम जो है वो यहीं पर हम सब्जी उगाते हैं, यहीं पर हम जो है अनाज उगाते हैं, यहीं पर गाय है हमारे पास में, जो देसी गाय हैं, उन गायों का दूध भी यहीं पर लोकल हमारा होता है। और ये पर्यावरण में जो ये जानवर हैं, चिड़ियाएं हैं, अलग अलग नाना प्रकार की चिड़ियाएं हैं। आप देखेंगे कि अनेक प्रकार की चिड़ियाएं आती हैं जी। और जैसे जैसे समय बदलता है, यानी ठंड का मौसम जैसे आएगा जी, आप देखोगे अनेक पक्षी दूर दूर से यहाँ। तो कुल मिलाकर एक खूबसूरत जगह का आनंद आप लेना चाहते हैं तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। पर्यावरण के बीच में आप रहकर आज के जमाने में एकदम गांव का फील लीजिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ में, तो बहुत ही आनंदित आप महसूस कर सकते हैं। मानपुर गांव जो है फेमस है यहाँ कारीगरी के लिए, पत्थरों पर कारीगरी के लिए। यहाँ पर बहुत तरह के पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें एक खास पत्थर जो बहुत सी बिल्डिंग्स में भी काम में लिया गया है, लाल रंग का वो पत्थर होता है, हल्का गुलाबी वो पत्थर होता है। बंसी पहाड़पुर का पत्थर है जिसे हम करौली के स्टोन के नाम से भी जानते हैं। लोटवाड़ा फोर्ट जो बना हुआ है वो इसी पत्थर का बना हुआ है। अगर हम राजस्थान विधानसभा भवन की बात करें तो वो भी इसी पत्थर की बनाई गई है। इसमें बड़ी आर्टिस्टिक चीजें उसकी बनती हैं, जिसको छतरियां हैं, जालियां हैं और मूर्तियां हैं और भी छोटी मोटी जो आर्ट एंड स्कल्पचर का जो कार्विंग है वो यहाँ पर होती है। इसका स्टोन कटिंग होती है, फिर इसमें डिजाइनिंग होती है और फिर हाथ से जो चिजल, जिसको हम छेनी हथौड़ी बोलते हैं, चिजल एंड हैमर, उससे इसमें आर्टिस्टिक डिजाइनिंग की जाती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी और का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। सिंथेटिक स्माइल होती तो कभी तो मैं थकती, लेकिन मुझे लगता है कि दिल मुस्कुराता है, मन मुस्कुराता है तो लब भी मुस्कुराता है। कुरान में जो पहली आयत आई है इकरा, उसका मतलब होता है पढ़।